देश अभी भी 16 दिसंबर की रात दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती एक बस में 6 दरिंदों की हैवानियत से एक बेगुनाह लड़की की मौत से नहीं उबरा है। उसके बाद हम सभी ने उस पर रोंगटा खड़े करने वाली घटना के बारे में बहुत कुछ सुना और पढ़ा, लेकिन आज आपके सामने उस सनसनीखेज घटना का वो इकलौता चश्मदीद है जो पहली बार उस रात की एक एक हकीकत आपके सामने रखने जा रहा है। कुछ ऐसे खौफनाक सच जो इससे पहले आपने नहीं सुने, कुछ ऐसी कड़वी सच्चाई जिसके बारे में आपने सोचा तक नहीं होगा। और वो सारी बातें एक एक कर हम आपके सामने रखेंगे। किस तरीके से उसका दर्द निकला है कि मेरी दोस्त बच सकती थी, बस कोई मदद करने आगे आता। तो पहली बार वो आज तक से बात कर रहा है और उसने ये भी कहा कि किस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर एक देश भर में जो रोष और गुस्सा है और किस तरीके से उस लड़की का परिवार इसको लेकर सदमे में है। उसका यह भी कहना कि अगर वो परिवार चाहे तो वो उसका बेटा बनने को तैयार है। श्वेता, आइए हम देखते हैं ये पूरी बातचीत। मॉल से निकले हम लोग 8:40 हो रहा था। आप कभी साकेत मॉल जाओ तो वहाँ पे ढेर सारे ऑटो वाले लाइन से खड़े रहते हैं। तो 2 3 4 ऐसे पूछना स्टार्ट किया कि आप यहाँ तक चलोगे द्वारका, तो कहा नहीं भैया वहाँ हम लोग उधर नहीं चलते, उधर नहीं जाते। तो वो मेरी फ्रेंड थी, वो काफ़ी उनके घर से फ़ोन आ रहा था तो जल्दी चलो जल्दी। मैंने कहा कि 2 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा करता हूँ कुछ। तो शायद अगर वो हम रुक जाते तो शायद तो कोई ऑटो वाला मिल जाता, बट हमने कहा कि नहीं अच्छा तो फिर नियरेस्ट कहाँ तक चलोगे। हमने कहा कि चलो ठीक है, वो उस रूट पे मुनीरका आता है, मुनीरका तक चलते हैं। तो मुनीरका डीडे फ्लैट तक ये था कि वहाँ तो उतर जाएंगे, वहाँ से कोई ऑटो वाला कर लेंगे। तो बट हम मुनीरका डीडे फ्लैट होते तो वहाँ पे लाइट स्ट्रीट लाइट नहीं जली थी, अंधेरा सा था। तो हमने कहा चलो ठीक है नेक्स्ट मुनीरका स्टैंड चलते। तो वहाँ पे काफ़ी भीड़ थी, वहाँ पे ऑटो वाले अक्सर मिल जाते हैं। तो वहाँ पे हम जैसे ही ऑटो से उतरे तो इनकी बस खड़ी हुई थी, तो वो आवाज़ लगा रही थी, तो कह के बैठा रहे थे आके कि, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बैठ जाते हैं इसमें। तो हम लोग बैठ गए उसमें। तो मुझे 2 3 बार जैसे कि लगा कि जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि वो और उतर के पता नहीं उतर रहे थे चढ़ रहे थे। हाँ हाँ जाएंगे, किराया निकालो। तो हमने किराया ही पे कर दिया। तो उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखो कि आज ये संडे है, इस तरह की बसें संडे को ही चलती हैं, लेकिन इनमें बैठना बड़ा रिस्की होता है। तो चलो ठीक है मैं हूँ तो बैठ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले कभी बैठना मत इन सब बसों में। तो पूछने लगी कि वो कहने लगी हाँ इस बस ऐसी बसों में तो हम लोग देहरादून जाते हैं। और मैंने कहा हाँ अभी तो एक्चुअली कंपनीज में चलती हैं बसें, और मैं अभी लोगो पढ़ के बताता हूँ किस कंपनी की बस है। बट मुझे पहचान में नहीं आया वो, क्योंकि पीछे से लोगो दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये सब बैठ के हम बातें कर रहे थे, तो बस चलने लगती है और 5 मिनट बाद हमसे इंसिडेंट होता है। वो स्टार्टिंग में आते हैं, फिर उन्होंने कहा कि रात के टाइम में लड़की लेके तू जा रहा है, और क्या है किसी ने पीछे से फिर वो गाली वाली भी देना स्टार्ट किया। फिर उन्होंने पंच मारा। उसके बाद से फिर मैं उठा और उनसे 3 आए थे स्टार्टिंग में, उससे लड़ाइयाँ हुई काफ़ी देर तक। तो जब 3 जाके गिरे, पहले एक तो गिरा, दरवाज़ा टूट गया उनका। तो फिर 3 मतलब वो फिर उनको चोटें लग गई थी। फिर वो 2 चिल्लाने लगे रॉड लेके आ इस तरह से। फिर 2 आए उन्होंने, फिर सबने पकड़ के फिर रॉड मारनी स्टार्ट करी। तो जब रॉड मेरे सर पे लग गई तो उसके बाद से फिर मैं थोड़ा सा मैं गिरने लगा वहाँ पे। उस टाइम पर उन्होंने फिर मेरे कपड़े उन्होंने खींचने शुरू कर दिए। तो उस दौरान मेरी फ्रेंड चिल्ला रही थी, मैं भी चिल्ला रहा था। तो क्योंकि ऐसा था भी, सब कुछ सही चल रहा था 2 मिनट पहले, और ये सब क्या हो रहा है। तो शायद उन्होंने कॉल करने की कोशिश करी थी तो उनका फ़ोन छीन लिया उन्होंने, क्योंकि फ़ोन उनके हाथ में ही था। मेरा फ़ोन तो मैंने पॉकेट में रखा हुआ था। तो फिर जब मैं गिरा उस बाद उन्होंने पीछे वो लेके मुझे, फिर उनको मेरे पीछे खींच के वो लेके चले गए। फिर मैं उधर जब भी जाने की कोशिश करता था तो फिर वो मुझे मार देते। फिर फाइनली उन्होंने फिर मेरे पैर को दूसरे सीट पे रख के फिर उन्होंने रॉड मारनी शुरू करी, फिर हाथ पे,
फिर पैर पे उन्होंने फिर रोड में। आप अभी जो यहाँ से कितना मतलब पूरी लाइफ आपको ये याद रहेगा क्योंकि 2 लोग थे वहाँ, कैसे कोप करोगे? मुझे एक चीज़ काफ़ी जब मैं हॉस्पिटल में गया तो मैं अपने आप को बेटर पोजीशन में तो चल पा रहा था उस टाइम पे भी, कैसे भी करके मैं था, पट्टियाँ बढ़ती थी, बट मुझे लगता था कि मैं उनको जाके कुछ कंसोलेशन दूंगा कि चलो ठीक है बोलूँगा वो, तो मुझे उल्टा वो कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है ये वो। और उन्होंने जैसे मुझे वो करने के लिए अच्छे लग रहे हो, हालांकि मैंने कैप पहना हुआ था, दाढ़ियाँ बड़ी हुई थी उस टाइम पे, ये सब आंखें काली हो चुकी थी, सब खरोंचें आई थी, तब तो साफ हो गया। तो उनका एटीट्यूड देख के मुझे लगता था कि वो ज़्यादा मतलब मुझसे वो ज़्यादा ब्रेव थी, मतलब वो मुझे खुद कहती थी कि चलो ठीक, सब ठीक हो जाएगा इनका, वो फिर देख के मुझे लगता था नहीं कुछ अभी। फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं है, आप सारे पकड़े जाएंगे, मैं हूँ आपके साथ। और उन्होंने सॉरी भी बोला था कि मैंने बोला था थोड़ा रुक जाओ उसके लिए, तो मैंने कहा था कि थोड़ा रुक जाओ, तो उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी रुक जाती तो क्या हो जाता, घर पे डांट ही खानी पड़ती, बट ये नहीं होता। उन्होंने अपनी मम्मी से भी सॉरी बोला था उस टाइम पे, जब हम एक्चुअली हमारी मीटिंग जब हुई थी, जब उस दिन वो ठीक थी, ऐसा लग रहा था वो ठीक हो जाएंगी। हम आपको बता दें कि हमारे 3 संवाददाताओं की कोशिश की वजह से ये बातें सारी अब दुनिया के सामने हैं। गजेंद्र त्रिपाठी हमारे संवाददाता, प्रीति चौधरी और साथ ही आमिर हक शम्स। लेकिन जिस तरह से इस पर सारी चीजें बीती उन लोगों पर, उसे सहना एक चीज होती है, बाद में बोलना भी कम बहादुरी की बात नहीं होती है। जाहिर सी बात है, जब ये सारी अपनी कहानी सुना रहा था ये लड़का, तो वो फिर 16 दिसंबर की रात को लौटा था, क्योंकि जब वो बता रहा था तो सारी चीजें उसके जहन में, फिर वो सारी तस्वीरें एक साथ घूम रही थी, और उन चीजों को बार बार याद करना ये वाकई बहुत मुश्किल काम है, और इसको झेलना, उसको बर्दाश्त करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बहादुरी का काम है। शम्स, हमने अभी तक तो जो अपने दर्शकों को दिखाया है, ये वो चीजें हैं जब वो बस में सवार थे, जब मुर्दा समझ कर ही सही उन्हें बस के बाहर फेंक दिया गया, वो बातें अपने आप में बहुत खौफनाक हैं, बहुत दर्दनाक। वो सारी बातें हम सुनाते हैं। लोग मशाल लेके जा रहे हैं, बैटन चार्जिंग हो रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, वाटर कैनन हो रहा है, इतना सारा गुस्सा था। पर क्या आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि इतने सारे लोग उसमें भी होंगे जो गाड़ी धीरे किए फिर गाड़ी चला के निकल गए, जब आप और आपके दोस्त रोड पे थे, तो क्या आप एंग्री हैं? आर यू एंग्री? मुझे भी सेम गुस्सा था, और इसीलिए वहाँ पर जैसे कि जब इंसिडेंट हुआ उसके उसी दिन मेरे घर वाले पहुँच गए थे, नेक्स्ट डे जो फादर वगैरह आ गए थे, और इन्होंने कहा कि आप चलो वहाँ पे, क्योंकि मेरी मदर रो रही थी और घर में काफ़ी लोग परेशान थे, उन्होंने कहा कि आप चलो, लेकिन मुझे था अंदर से कि नहीं, मैंने खुद कहा कि आप जाइए। काफ़ी मैं चिड़चिड़ा सा हो गया था कि आप जाइए, मैं अभी यहीं रहूँगा, बाकी अभी केस जब तक, और किया भी मैंने वैसे, जब केस चार्जशीट फाइल हो गई, सब कुछ हो गया, देन तभी मैं आया, और फिर मेरा MRI वगैरह हुआ, तब पता चला कि इसमें मेरी नी में काफ़ी चोटें हैं, जो कि डॉक्टर ने कहा था कि आप रेस्ट नहीं करोगे 2-3 वीक तक, तब तक फिर कह भी नहीं सकती कि कैसे सर्जरी करानी पड़ेगी, क्या होगा फिर। जो पुलिस ने बहुत सारी चीजें आपको बोला है कि आप गलत हो, जैसे उन्होंने बोला कि कोई डिले रिस्पॉन्स टाइम नहीं रहा है, तो आपको पर्सनली जो भी आप इतने सारे ट्रॉमा से गुजरे हैं, तो आपका क्या रिएक्शन है? जैसे एक तो उन्होंने बोला है साफ के जो रिस्पॉन्स टाइम जो आपने बताया कितना टाइम लगा, कोई ज्यूरिसडिक्शन की बात नहीं हुई, पुलिस का PCR को ज्यूरिसडिक्शन से क्या लेना, तो कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में? एक्चुअली देखिए, जब मैंने ये बोला था तो मैंने कभी PCR या पुलिस ज्यूरिसडिक्शन ये सब मेरे माइंड में कभी रहा ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी इस तरह से कभी फेस ही नहीं करा। मैंने वही कहा जो मैंने उस दिन फेस किया, मेरे लिए सब कुछ नया था, कि कैसे अनह्यूमन हो सकते हैं कि गाड़ियाँ जा रही हैं और हमें देख रही हैं और फिर चली जा रही हैं,
हेल्प करो, पीसीआर को कॉल करो या फिर पुलिस को कॉल करो, एम्बुलेंस को। मैं चिल्ला रहा था कि एम्बुलेंस को बुला दो, कि मुझे अपने से ज़्यादा मेरे फ्रेंड, वो उसको पेट में काफ़ी दर्द था, वो वो देखा नहीं जा रहा था। तो मुझे ये भी नहीं पता था कि जुरिडिक्शन में आती ही नहीं आती। मुझे जो सुनाई दिया, जो वहाँ पे लोग कह रहे थे, बोल रहे थे, वही चीज़ें मैंने बोली। अगर मैं पहले से माइंड मेकअप करके बोल रहा होता कि ये पुलिस को फंसाना है या फिर पुलिस को, तो ये फिर मुझे कुछ पता ही नहीं था। मुझे जो दिखा वो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बातें कर रहे थे, वो पुलिस थाने को कॉल कर रहे थे, कह रहे थे नहीं नहीं इस थाने में नहीं आएगा, इस थाने में नहीं आएगा। और मैं बार बार उनसे ये कहता रहा कि एम्बुलेंस को कॉल कर दो, हॉस्पिटल ले चलो। तो वो ऐसी बातें कर रहे थे, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और वो आपस में बातें कर रहे थे, शायद लूट का केस होगा, कोई कह रहा था कुछ क्या होगा। तो अपने अपने लोग व्यूज़ दे रहे थे और मैं इस हालत में नहीं था कि मैं सबके क्या हुआ करके करके मैं सबके बोलूँ। मैं तो ये कह रहा था कि मुझे एम्बुलेंस पहुंचा दो। और मैं ये भी कहने के लोग जानना चाह रहे थे भैया क्या, मैं उनको स्टोरी तो सुनाऊंगा नहीं कि मैं ऐसे बस में बैठा ऐसे, मैं तो बस ये कह रहा था भैया कि हॉस्पिटल ले चलो, हॉस्पिटल ले चलो। अभी भी मेंटेन करते हैं कि रिस्पांस टाइम डिले था? आप अभी भी मेंटेन करते हैं कि उन्होंने बात की थी जुरिस्डिक्शन की? आप पर्सनली मेंटेन करते हैं? मैं वहाँ पे गिरा हुआ था, मेरी फ्रेंड बगल में लेटी हुई थी, वो दर्द से करा रही थी। मैंने पहले कपड़े के लिए, बहुत ठंड लग रही थी मुझे, मैं बोल नहीं पा रहा था ठीक से। तो काफ़ी देर बाद जब कोई बाइक से जा रहा था, उसने पहले चला गया, फिर वो घूम के आया। तो उसने फिर मैंने उसे बोले भैया कॉल करो किसी को। तो वो उसने कॉल करी, गाड़ियाँ वाड़ियाँ कुछ आई, या कुछ लोग इकट्ठे हो गए, तो उसमें किसी को कुछ लगा होगा, तो उसने कुछ कहा कुछ उड़ने के लिए दे दो। तो सामने शायद होटल से, जहाँ तक मुझे पता है कि सामने, तो वहाँ से कोई बेडशीट लेके आया एक सिंगल। तो उन्होंने वो करके फिर मैंने उनको, अपने फ्रेंड को कवर किया। तो इतनी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद से फिर गाड़ियाँ आ रही हैं, एक गाड़ी आई, 2 गाड़ी आई, 3 गाड़ी आई, ठीक है। अगर कुछ करना होता उनको तो पहले पीसीआर आई और रख के फिर चली जाती। एक गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी आ रही है, दूसरी गाड़ी भी लेके जा सकती थी, या फिर आपस में बात करके। तो अगर कोई इकट्ठा हो रहा है, पहले तो फर्स्ट पीसीआर जो ही आई थी उसको कुछ नहीं मतलब नहीं, चलो ठीक है कोई मतलब नहीं कोई, तो 3 इकट्ठा क्यों खड़ी हैं और सारी, फिर वो इकट्ठे होकर उतरते हैं गाड़ी से, पहले देखते हैं, बातें कर रहे हैं, पता नहीं क्या 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 क्या। मैं उनको कह रहा हूँ भैया ले चलो। आपने जो पुलिस का रिस्पॉन्स आया है, जो स्टेटमेंट से है, आपका क्या रिएक्शन है रिस्पॉन्स पे? वो तो कह रहे हैं जो भी आपने बोला वो दबाव में आके बोला है या पता नहीं कैसे स्टेटमेंट है। मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है और अपनी मर्जी से मैं केस लड़ रहा हूँ, कंप्लेनेंट हूँ, जहाँ तक होगा वो मैं करूँगा और कर भी रहा हूँ। घर वाले मेरे साथ हैं और मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई किसी चीज़ का दबाव होगा, या फिर कोई दबाव अगर करेगा तो मेरे घर वाले, मुझे इतना है प्रोटेक्शन कि हाँ, या किसी भी सिचुएशन से मैं घर वालों की तरफ से प्रोटेक्टेड हूँ। तो मुझे ऐसा कोई दबाव नहीं है, मेरे साथ जो हुआ मैंने बोला। एक तरफ लोगों की संवेदनहीनता की बात आती है, जो एक सोच में कैद है। एक तरफ बात आती है पुलिस की, शम्स, जहां पर ये कहा जा रहा है, पुलिस की तरफ से सफाई भी आई, ये कहते हैं कि पुलिस ने मदद नहीं की, जबकि पुलिस की तरफ से दलील ये आती है कि नहीं, वो तो हमारे जो रिकॉर्ड्स है उसमें कैद है, इसीलिए हम अपनी तरफ से झूठ नहीं बोल रहे। देखिए, इसमें पूरी 2 चीजें श्रोता जो इन्होंने कही। एक तो ये कि पुलिस और पीसीआर की आपस की ज्यूरिसडिक्शन इलाके को लेकर लड़ाई, जिसमें करीब आधे घंटे का वक्त बर्बाद हो गया। हाँ। ऐसा अक्सर होता है कि पुलिस इलाके को लेकर लड़ाई करती है, इसमें कोई चौंकने वाली बात नहीं है। दूसरी की हॉस्पिटल बहुत दूर था, जो जहां से ये स्पॉट था, हाँ। वहां के नजदीक साकेत में भी हॉस्पिटल का जिक्र किया गया, लेकिन सफदरजंग ले गए, जो वहां से काफी कई किलोमीटर दूर है। लेकिन दोनों चीजों में जो दिल्ली पुलिस के पीसीआर के कॉल डिटेल अगर हम निकालें, जो रिकॉर्ड उनका होता है, हर कॉल जो किया जाता है उसके रिकॉर्ड्स होते हैं, और कब उस पर कार्रवाई हुई उसके भी रिकॉर्ड होते हैं, तो उसके हिसाब से उनकी देरी नहीं हुई। हालांकि ये भी है कि हो सकता है कुछ हुआ हो। दूसरी बात जो हॉस्पिटल की है, तो ये ऑलरेडी कानून है, इसमें दिल्ली पुलिस कुछ नहीं कर सकती कि जब भी एक्सीडेंट या इस तरह का कोई मामला होता है, आपको सरकारी हॉस्पिटल में ही एमएलसी बनवाना पड़ता है और वहीं आपको ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो खर्चा है या बाकी चीजें हैं ये बड़ी नीचे की चीजें हैं, लेकिन इसको देखना पड़ेगा। तो वो हॉस्पिटल वहीं ले जाएंगे जहां पे सरकारी है, वो प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाने के लिए एंटाइटल नहीं है। तो दोनों शिकायतें उसकी जो हैं वो शायद जायज हैं, लेकिन उसमें देखना पड़ेगा कि सिर्फ
इस एक केस में नहीं, बल्कि अगर इसको बड़े पैमाने पर देखना है तो शायद पूरा कानून आपको बदलना पड़ेगा। जी, हालांकि आरोपियों में से एक शख्स नाबालिग भी है, कानूनन उसे 3 साल से ज्यादा की सजा नहीं मिल सकती, और यही बात गैंगरेप पीड़ित के दोस्त को भी खल रही है। उस नाबालिग की करतूत याद कर आज भी वो सिहर उठते हैं। एक्चुअली मैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए गया था। उस टाइम पे ही काफ़ी बुरा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो जिस तरीके से होता है ना कि अपनी भोली शक्ल लेके, या जो भी था, मुझे ये सुनने में आ रहा था कि शायद वो वहाँ पे जो भी मजिस्ट्रेट होंगे उनको शायद उनको वहाँ पे लोगों को लगा होगा थोड़े टाइम के लिए कि शायद ये नहीं रहा होगा, बट बाद में उसने जब खुद ही बोला तब उन्होंने फिर उसने मना भी कर दिया कि टीआईपी के लिए। तो फर्स्ट डे से मेरे मन में यही है कि यार वो कैसे छूट जाएगा, वो कैसे छूटना नहीं चाहिए। तो मैंने जितने भी थे, मतलब हमारे साथ मामा जी रहते थे, वो लॉयर हैं, तो फिर मैंने उनसे पूछा कैसे क्या कर रहे हैं वो। पुलिस को मैंने कितनी बार बोला, तो मैंने कहा कि उनका जो भी कुछ भी होता हो उनको वो छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि क्योंकि इस तरह का काम उसने किया है, अगर वो छूट जाएगा तो शायद वो भी किस बात पे वो जुवेनाइल है, आई थिंक किसी प्रिंसिपल ने लिख के दिया है, उसी बहुत पुराने उसके डॉक्यूमेंट में थे। जनरली वो मुझे नहीं लगता कि वो, और जिस तरह से फिजिक मैंने देखा होगा उसको, मूछें हैं, सीने पे बाल हैं, और जिस तरीके से उसका दिमाग चलता है उसकी, तो वो उसकी तो उसी शक्ल मेरे सामने आती रहती है कि वो बुला बुला के बैठा रहा था। तो उसके माइंड में क्या चल रहा था उस दिन कि भैया चलिए चलिए यहाँ जाएगी जाएगी करके। तो किसी भी लोगों ने कहा, जितने लोग थे, कि सबसे ज्यादा वायलेंट यही जुवेनाइल था। आपने उसको शुरू से लास्ट तक कैसे देखा उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे? वो फर्स्ट टाइम मुझे वहीं जब बस स्टैंड पे जो बुला रहा था, वही फर्स्ट 3 आए थे उसमें भी वो था। तो वो अगर छूट जाएगा तो शायद सारी मेहनत पानी में जाएगी, कुछ नहीं बचेगा, और हमेशा एक रिग्रेट बना रहेगा शायद मरते दम तक कि यार। उसका रोल क्या था बस के अंदर पूरा थ्रू आउट? एक बार बताइए। सबका रोल जैसे कि होता है ना कि आप किसी का रोल कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इक्वली था। शायद मैं बता भी नहीं सकता कि शायद जो ऑर्गन्स थे उसने वो उठाए थे, इस तरह से चीज़ें थी वो थी। तो 100% इक्वली, कोई बड़ा छोटा नहीं होता। मैं तो कहता हूँ कि इस तरह की चीज़ों में पता नहीं कैसे लोग जुवेनाइल क्या होता है इसमें, अगर आप क्या उसकी दिमाग इतना वो हो चुका है, बिगड़ चुका है, वो तो निकलेगा 3 साल बाद खुद और करेगा वो, अगर होता है अगर। तो मेरे ख्याल से तो ये बहुत गलत होगा, और हम लोग जितना भी कर रहे हैं, आप लोग भी साथ में हो, हम प्रोटेस्ट जो भी हम जितना भी किया, अगर एक सिंगल भी छूटा तो सब कुछ बर्बाद जाएगा, मैं तो ये मानता हूँ। अगर अभी आपके सामने वो 6 एक्यूज्ड हों, क्या करेंगे, क्या जाएगा दिमाग में? मैं तो वही कहूँगा कि जो मेरे फ्रेंड ने कहा था उनके लिए, अगर मेरा उसमें जरा सा भी मुझे अगर एक दिन के लिए दिया जाए कि जो करना कर दो, तो मैं तो फर्स्टली उन्होंने जो कहा था वही मैं कर दूंगा, जिंदा जलाने वाली बात, कि वो उनके वर्ड से वो एज इट इज़ मैं अप्लाई भी करूँगा। अब तक जो आपने सुना, उसके अलावा जो सबसे बड़ी बात, अगर हम इस चश्मदीद की माने, तो शायद उस रात अगर वक्त पे लड़की को अस्पताल पहुंचा दिया जाता, या शायद जो मौका वारदात था वहां से नजदीक के अस्पताल ले जाते, तो शायद उसकी जान बच सकती थी, ऐसा उसका कहना। शायद वो बेबसी है, वो लाचारगी है, और शायद वो याद है जो दिल को कचोटेगी न सिर्फ अभी बल्कि ताउम्र, क्योंकि उसे लगता है कि अगर मिलती मदद तो वो बच जाती। अगर टाइमली एक्शन होता, आप अभी मेंटेन कर सकते हैं कि आपकी फ्रेंड बच सकती थी? ऑब्वियसली, क्योंकि हम 1.5-2 घंटे जो था, जिस तरीके से मुझे ट्रीट किया गया, शायद मेरी फ्रेंड को भी ट्रीट किया गया। मुझे तो ज़मीन पे मैं लेटा रहा, इतनी ठंड थी, मेरे पास कपड़े नहीं थे। आप सोचो कि अगर कोई खड़ा नहीं हो सकता, मैं अभी भी इतने दिनों बाद मैं ठीक से खड़ा नहीं हो रहा हूँ, हाफ बेड शीट में कोई अपने आप को कैसे कवर कर सकता है? और मैं ऐसे गिर रहा था, लोग वक्त देख रहे थे, डॉक्टर का वेट कर रहे थे। तो शायद मेरे फ्रेंड के साथ भी ऐसा हुआ होगा, जो कि वो इतनी इंजर्ड थी शायद। तो अब मुझे बाद में पता, जब उन्होंने खुद बताया, तो अगर नियरेस्ट हॉस्पिटल जो था गुड़गांव में भी था, और भी इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स रास्ते में आए होंगे, वहाँ ना ले जा करके, जो कि सफदरजंग में इतनी भीड़ होती है, भीड़ हटाओ करके,
पुलिस की गाड़ियाँ जाती हैं, तो उसके बाद से जो भी है स्ट्रेचर भी लेट में आ रहा है, उसमें भी जो डिले हैं, रखो उतारो, ठीक है। अब सोचो कि कोई इतना इंजर्ड, वो हाफ डेड कर सकते हो उसको, और वो पीसीआर में लेटी हुई है, शायद सही से सांस नहीं ले पा रही थी, वो पानी पानी के लिए चिल्ला रही थी, पीसीआर में लेटी हुई है, इतनी ठंड है, कपड़े नहीं है किसी के पास, तो वो तो कैसे जिंदा रही इतने इतने दिनों तक, तो वो तो हाँ, सोचने वाली बात है, तो इमेजिन करने वाली बात है कैसे उन्होंने इतने दिन तक सर्वाइव किया, इतने इवन वहाँ से उठा के पीसीआर में वो, आप पीसीआर कितनी छोटी, जिप्सी की कितनी बड़ी सीट होती होगी, आदमी पैर भी नहीं फैला सकता ठीक से, तो कैसे लेके आए और क्या क्या किया उन्होंने। 16 दिसंबर के बाद जो हुआ, जो इतना प्रोटेस्ट हुए, और उस रात 16 दिसंबर की रात बहुत सारे सिटीजन्स थे जो दिल्ली के सिटीजन्स हैं, जो आज आवाज उठा रहे हैं, उस वक्त कोई नहीं आया। 16 दिसंबर की रात को मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि लोग कितना शायद पुलिस से डर के या फिर किस चीज़ों से डर के, मतलब एक कॉल करने के लिए मुझे कई बार इंसिस्ट करना पड़ा कि भैया कॉल कर दो। एक तो वहाँ पे जहाँ मैं लेटा हुआ था, गिरा हुआ था, और दूसरी जगह वो जहाँ पर हॉस्पिटल में मैं कांप रहा था, तो और वहाँ पे कॉल करने के लिए मुझे इन्फॉर्म करना था किसी को, क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पे तो मैं मर जाऊँगा। मैं सबसे कह रहा था कि भैया बेडशीट उतार के दे दो, सॉरी वो कर्टन उतार के दे दो, कुछ दे दो, बेडशीट दे दो, कुछ ओढ़ने के लिए दे दो, क्योंकि आप स्ट्रेचर आपने देखा होगा कि लोहे का बना होता है, और अगर आप वैसे ही लिटा दिया जाए आपको, तो ठंड तो ऐसे और ज़्यादा लगेगी। लोगों से गुस्सा हो कि अब तो सबने कैंडल्स उठा रखी हैं, मार्च कर रहे हैं इंडिया गेट पर। अब शायद अभी जग जाएं तब भी बेटर है, क्योंकि उस दिन तो मैंने जो फेस करा वो शायद कोई ना फेस करे। तो गुस्सा लोगों से क्या करना, अब तो चलो ठीक है, अब जो हुआ अब आगे से ना कोई करे, यार आगे से कभी ध्यान रखे, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता था। उस रात की वो पूरी दास्तां, वो पूरा दर्द, किस तरीके से उस खामोशी में चंद चीखें थी जो कोई नहीं सुन पाया था। क्या हुआ, कैसी दरिंदगी हुई, और उसके बाद किस तरीके से पुलिस से और यूं कहें शम्स की आम जनता से दो चार होना पड़ा उन दो लोगों को जो वहां पर एक दरिंदगी का शिकार होकर पड़े थे। सच कहूं श्वेता, तो इस पूरे मामले में अगर देखें तो फिर बात वही आएगी कि बात सिर्फ 6 लोगों की नहीं है जिन्होंने बस के अंदर जो कुछ किया। बहुत ही हैवानियत या दरिंदगी की इससे बड़ी मिसाल नहीं है शायद, क्योंकि जो भी सुन रहा है पूरा देश में वही रोता है जब उसकी असली कहानी सुनता है। बात बस के बाहर भी शुरू होती है, जो ये लगातार कह रहा है कि बस में उन दरिंदों के चंगुल से तो आप बाहर निकल आए, लेकिन बाहर जो अपने थे, जो आज तमाम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, जो मोमबत्तियां जला रहे हैं लाखों के हिसाब से, वो अपनों में से एक ने भी उसकी मदद नहीं की, बल्कि जिसने भी देखा वही नजरें चुरा कर निकल। मालूम नहीं क्यों, कि शायद पुलिस केस ना चक्कर में पड़ जाएं या कुछ और वजह हो, लेकिन वाकई ऐसे मौके पर सवाल ये कि पहला या आखिरी मामला भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे रास्ते में मामले सामने आते हैं, क्या हम यूं ही नजरें चुरा कर निकल जाएंगे, यह सवाल। या ये सोचना होगा कि सच्ची श्रद्धांजलि आखिर इस मामले में क्या है, शायद यही है कि आगे से किसी के साथ ऐसी घिनौनी वारदात न हो। तुम उस पूरे जो हुआ, तुम उसके पार्ट रहे हो, कुछ बोलना चाहोगे प्राइम मिनिस्टर को, होम मिनिस्टर को, सारे मिनिस्टर जो इतनी सारी बातें बोल रहे हैं, और तुमने अपनी फ्रेंड खोई है, तुम्हें जीना होगा पूरी लाइफ में, ये तुम्हारे जहन में रहेगा। मैं तो ये कहूँगा कि वो जैसे गार्जियन होता है घर का, होप होती सबकी, तो वो अभी इस पोस्ट पे हैं या इस जगह हैं जो कि कुछ एक्शन कर सकते हैं। बाकी तो सभी के कुछ ना कुछ माइंड में होता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो बोल रहे हैं, जो करना चाहते हैं, एटलीस्ट वो कर लें या फिर करके दिखाएं, क्योंकि लोगों के माइंड में यही है कि हमें वादे मिलते हैं और फिर उसके बाद से फिर ख़त्म हो जाता है। तो एटलीस्ट जो चाहते हैं वो, या फिर जो बोल रहे हैं वो एक्चुअल में करके दिखाएं। बहुत लोग मांग कर रहे हैं कि जो चीफ मिनिस्टर हैं, जो पुलिस कमिश्नर हैं, वो अपना पद छोड़ें। मांग करते? इसमें ऑब्वियसली उनको शायद
अब कहने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए कि उनको मैं कुछ कहूँ या फिर कोई कहे उनसे, तो ये उनको खुद ही लेना चाहिए कि अब बहुत हो चुका, अब शायद फेल्योर पे फेल्योर। मैंने उनको कई कमेंट्स देखे ऐसे उस दिन के बाद से भी, और तो शायद किसी दूसरे को चांस देंगे तो शायद वो गलतियाँ नहीं दोहराएगा। एक होती है ना, गलतियाँ करते करते शायद आदत हो जाती होगी, तो शायद कोई दूसरा आएगा तो शायद बेटर करने की कोशिश करे, तो चांस तो देना चाहिए किसी दूसरे को भी। अच्छा, एक सजेशन आया था जो राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, उनकी तरफ से कि आपकी जो फ्रेंड थी उनका नाम उजागर कर देना चाहिए, वो सबके सामने आ जाना चाहिए और इसमें कोई शर्म की बात नहीं होनी चाहिए। आपको लगता है कि ऐसा करना ठीक होगा? नाम उजागर करने से मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अब, क्योंकि अब इस दुनिया में नहीं है। उनके पेरेंट्स ने खुद कहा कि तो वो चाहते हैं कि इतनी बुरी बात है कि एक तो हम विक्टिम भी होते हैं और हमें अपना नाम भी छुपाना होता है। थोड़ा सा गिल्टी फील होता है। अब मैं अपने आप को ही बहुत दिनों तक मैं मानता, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि, और इसीलिए मैं जब गया तो मैंने उनसे सॉरी बोला तो उन्होंने उल्टा मुझे सॉरी बोला। गिल्टी तो आपको रहेगी कहीं ना कहीं। कैसे याद रखोगे अपने? उनके बारे में अब मैं क्या बताऊँ, मतलब वो हमेशा रहेंगी, और जितनी बहादुर थी वो, और जो भी वो कहती थी हमेशा इंस्पिरेशन देती थी, और कभी भी हमेशा वो कभी भी उनसे बात होती थी उनसे, आप कभी अगर आप बात करते तो आपको यही लगता कि उनके नए नए फ्यूचर प्लान्स रहते थे हमेशा, कि ये करना है ये, और बड़ी डायनेमिक थी वो, और खुद पढ़ाई भी करती थी और साथ में जॉब भी करती थी, तो कभी हमेशा मतलब तैयार रहती थी हर चीज़ के लिए, और साफ माइंड थी वो, काफ़ी उनका बहुत बड़े ब्रेनी थी, बहुत ज़्यादा उनका वो था। तो हमेशा वो रहेंगी, और शायद अगर मैं किसी दूसरे के लिए करता रहूँ कुछ भी उन्हीं के नाम पे, कि चलो मैं एक जगह फेल हुआ तो शायद मैं अभी लाइफ में आगे फेल नहीं होऊंगा, तो मैं चाहूँगा कि वो चीज़ दोबारा रिपीट ना होने दूँ किसी को, तो शायद वो उसके पीछे वो इंस्पिरेशन रहेंगी। पता नहीं लोग जागे हैं कि नहीं, लेकिन शम्स इतना तो हम कह सकते हैं कि लोगों के ज़मीर को इस दरिंदगी, इस हैवानियत ने बहुत ज़्यादा झकझोरा है। और इसीलिए जो सवाल जो आमिर भी पूछ रहे थे उनसे, इस बाबत की क्या नाम को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या एक कानून होना चाहिए जो उनके नाम से बनना चाहिए या नहीं, बहुत सारे सवाल हैं जो इस मसले के बाद उठे हैं। असल में श्वेता, ये पूरा जो मामला जिस तरीके से उठा है उसको लेकर पूरे देश में पहली बार किसी आम इंसान के लिए ऐसा जोश और जुनून और गुस्सा देखने को मिला। जाहिर सी बात है ये एक अच्छी पहल है कि कम से कम लोगों को सुरक्षा जैसे मुद्दे पे, भ्रष्टाचार से लेकर राजनीति और इसको लेकर तो बहुत बातें होती है, आम आदमी की सुरक्षा, एक आम हिंदुस्तानी की सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से ये चीजें उठी है ये बहुत बड़ी है। और इसीलिए जब ये बात उठी कि क्या इस रेप विक्टिम के नाम को जाहिर किया जाना चाहिए, हालांकि उस लड़की के पिता ने यह कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर कानूनी हम नजरिए से देखें तो जो हिंदुस्तान में जितने भी अपराध की जो व्याख्या होती है, आईपीसी भारतीय दंड संहिता, उसमें जितने भी जो धाराएं हैं वो सारे सेक्शन के तहत हैं, वो किसी के नाम पर नहीं है। लेकिन क्या पता शायद इस पूरे माहौल में ये पहली बार ऐसा हो जाए, क्योंकि इतिहास या फिर ऐसी चीजें जो मिसालें होती कभी कभी बनती है, तो आईपीसी में अभी तक तो किसी नाम पे कोई कानून नहीं है, लेकिन अगर ये बनता है तो शायद एक नई पहल होगी। नई पहल बहुत सारी चीजों को लेकर लगता है शम्स, जिस तरह से ये निकल कर आए सामने, सबके अपना अपना दर्द बांटा, अपनी जो दिक्कतें थी किस तरह से उन्हें दो चार होना पड़ा इन चीजों से। लोग शायद, मुझे लगता है 1% लोग भी ऐसे होंगे जो सोचे होंगे कि हाँ नहीं, रुकना चाहिए अगर किसी को आप दर्द में देखते हैं। क्या पुलिस में भी इस तरह की सोच में बदलाव आएगा कि अगर किसी नागरिक को दिक्कत हो रही है, अगर उसके बारे में किसी ने कहा है, क्योंकि दिखी नहीं है वो चीजें अभी। जाहिर सी बात है, देखिए आएगी जिस तरीके से अभी पुलिस पे दबाव है, और जिस तरीके से आप इस हादसे के बाद देखें तो पुलिस में, खासतौर पर दिल्ली में महिला पुलिस अफसरों की नियुक्ति की जा रही है, उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है कि महिलाओं से जुड़े अपराध से आप कैसे निपटें, तो कहीं ना कहीं पहल हर तरफ से हो रही है। पीड़ित लड़की का परिवार गहरे सदमे में है। 16-12 का चश्मदीद चाहता है कि वो परिवार उसे अपना बेटा बना ले। नाम से जो लॉ नया बनेगा वो उनका नाम उजागर करने की जो बात है, इस पे आपका क्या कहना है? मैं तो ये कहूँगा कि अगर लॉ बन रहा है तो ऐसा लॉ हो कि जो फिर उसमें अमेंडमेंट की ज़रूरत ना पड़े। वो लॉ हमेशा के लिए बना दे, इतनी क्लॉज डाल लें और इतनी सख्त हो कि वो फिर
हमें लॉ मॉडिफाई की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। अभी ये फाइनल लॉ होना चाहिए और इस पर कड़ी से कड़ी वो पालन होना चाहिए, इस पर कड़े से कड़ा। मैं पूछता हूँ कि आपकी जो फ्रेंड थी, जो विक्टिम थी, उनके नाम पर क्या ये नया लॉ बने और क्या उनका नाम सामने आ जाए तो आपको क्या लगता है कि ऐसा ठीक होगा? मैं ये कह रहा था कि अगर नाम उनका सामने आएगा तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। और मैं वही कह रहा हूँ कि अब हमें इसमें छुपने की क्या ज़रूरत है, इसमें हम क्यों छुपें? हमने क्या गलत किया है? बुरे तो हम हैं नहीं, हम तो लड़ रहे हैं। सबके साथ ऐसा हो, किसी के साथ भी हो सकता है। तो हमें अपने नाम छुपाने से और शक्ल छुपाने से हमें कोई वो गुरेज नहीं है कि हम अपनी शक्ल छुपा के बैठ जाएं। तो नाम उनका अगर कहीं यूज़ हो रहा है तो ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो क्या ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी अगर उनके नाम से नया अमेंडमेंट ऐड होता है? श्रद्धांजलि तो वो होगी कि जब हम किसी और के साथ ऐसा ना होने दें। अगर हम लॉ बना के रख दें और फिर भूल जाएं कि लॉ है, तो फिर इससे कोई मतलब नहीं होता। तो क्योंकि वैसी बेटी, वैसी जो भी था, एक औरत का तो बड़ा रिस्पेक्टफुल हमारे हर रोल में वो आती है, माँ से लेके बहन। तो हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और हमें अगर उनके साथ किसी के साथ भी ऐसा होता है तो वो सेमफुल है। तो हमें, अगर हम किसी के साथ ऐसा ना होने दें, तो वो उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। कानून बना देने से नहीं होता है, कानून बनाने के बाद उसको फॉलो करना होता है। बिल्कुल शैटर हो गए हैं, उनकी फैमिली बिल्कुल शैटर है। अभी कोई मैसेज देना चाहेंगे उनकी फैमिली के लिए इस टाइम? जब मैं मिला था उनसे तो मैंने कहा था कि आप लोग चिंता ना करें। और इनफैक्ट वो लोग बहुत बड़े हैं, वो लोग मुझे खुद ही कह रहे थे कि मतलब मुझे थोड़ा सा बट ये है कि बेटा मान लें मुझे, और मैं केस को लड़ता रहूँगा और इसके अंजाम तक लेके जाऊँगा। और जो दोषी हैं उनको सज़ा दिलवा के ही रहूँगा। पूरे मामले की सुनवाई शुरू हुई है, पूरे देश की निगाहें हैं कि क्या सजा मिलती है। लेकिन एक सवाल जो शम्स परेशान करता है वो ये कि सरकारी गवाह बनने को दो तैयार हो गए हैं। सरकारी गवाह यानी कि शायद उतनी कड़ी सजा नहीं, क्या पुलिस इसके लिए तैयार होगी? क्या सरकारी गवाह बनाएगी उन्हें? श्रोता, इसमें तकनीकी चीजें हैं। सरकारी गवाह एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट है। एक ये कि पुलिस बनाने की इसलिए कोशिश करती है कि ताकि उसका केस और मजबूत और सजा जल्दी दिला सके। लेकिन दूसरा ये, जब आप किसी को सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको कुछ ऑफर कर रहे हैं। सवाल ये है कि जो दो लोग सरकारी गवाह बन रहे हैं, क्या उनकी सजा आप कम करेंगे? ये देखने वाली बात होगी। जी चलिए हम आगे बातचीत सुनते हैं। जैसे इन्होंने क्वेश्चन किया था कि उनके नाम को लेके, तो मैंने कहा था कि ये तो कितनी शर्म की बात है कि लोग खुद एक तो विक्टिम बनते हैं और दूसरा अपनी बात लोगों से या फिर कहीं से जाने में डरते हैं। तो मैं जब उनके वही सेम थिंग, जब वो इतनी चोट में थी और मैं उनके पास गया था, तो उन्होंने कहा था कि शायद आप ना होते तो फिर मैं किसी को बताती भी ना। तो ये था बड़ा इमोशनल, मतलब कैसे कि आप वो चोट लगी हुई है और कोई कैसे नहीं बताएगा किसी को कि मुझे चोट लगी और ये रीज़न हो गया है। तो ये था कि कितना होने के बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, हमारे अगल बगल हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे, हमें टोंट करेंगे। तो यही वजह है कि सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं। अगर आपको कोई पहले दिन कोई थोड़ा सा कुछ करता है, अगर आप उसको नहीं बोलते हो, उस दिन नहीं टोकते हो, घर पे जाके नहीं बताते हो या फिर तो बैठ जाते हो, तो फिर जिसने किया उसका हौसला वो कहीं और जाके कुछ और करेगा किसी के साथ। तो मुझे लगता है कि ये जो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो छुपाने वाली बात है। और हमारी सोसाइटी कितनी अजीब है कि अगर मुझे कई बार खुद लगा कि यार ये हमारा छोटा सा शहर है, सभी जानते हैं आप एक दूसरे को, तो यहाँ पे 10 तरह की बातें लोग शायद, मैं सच बताऊँ तो कुछ लोग हमें जानते हैं तो उनको पता है, बट उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया। शायद उनको ये लगा होगा कि ये इनको बुरा लगेगा या फिर ये ऐसा मैटर नहीं है कि इसमें जाके कोई पूछा जाए। तो इस तरह की मेंटलिटी है अभी भी लोगों में।
अच्छा, अभी तक जो कानून है वो ये कहता है, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइंस है कि इस तरह का किसी के साथ वाकया हादसा हो जाए तो उसकी चेहरा नहीं दिखाना चाहिए, उसकी पहचान भी छुपानी चाहिए। क्या आपको लगता है कि अब दोबारा नए सिरे से सोचने की जरूरत है कि ऐसे मामलों में शर्म सोसाइटी को आनी चाहिए, समाज को, और न कि उस विक्टिम को जो समाज के डर से अपना चेहरा छुपाए, पहचान छुपाए? सेम थिंग है, वही मैं कह रहा था कि अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो वो किसी के भी साथ हो सकती हैं। अगर उस दिन मैं बस में नहीं बैठा तो कोई तीसरे के साथ होता, किसी और के साथ होता। तो अगर या फिर वो मैं बता रहा हूँ कि जो जिन्होंने किया, ये सारी चीज़ें करते हुए आ रहे थे पीछे से, कहीं ना कहीं तो लूप होल हुआ कि उसने पुलिस को किसी ने नहीं बताया या फिर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं गैप होता गया। तो फिर वो हम फंस गए यार। हम लोग ऐसे थे कि हमने फिर बताया लोगों को तो पकड़े गए, नहीं तो शायद हम लोग भी अपने घाव पोंछ लेते और घर में जाके चुपचाप मैं वहाँ से अपने गोरखपुर आ जाता, और वो शायद एक विक्टिम रहती, 1 महीने तक 2 महीने तक ट्रॉमा में रहती, या फिर नहीं बजा कुछ हो सकता है वो अपने गांव चले जाते, या फिर जो भी, या छुपा के बैठे रहते। और ऐसा होता है कि लोग बाग नहीं बताते हैं। लास्ट क्वेश्चन, एक भारत सरकार के एक राज्य मंत्री ने ये सजेशन दिया था कि जो अमेंडमेंट एक्ट बने रेप का, वो आपकी फ्रेंड के नाम से हो जो विक्टिम थी, और साथ ही साथ उनका नाम पब्लिक कर देना चाहिए, क्योंकि इसमें शर्म उल्टा समाज को महसूस होनी चाहिए, उस परिवार के लिए, उनके जानने वालों के लिए नहीं। तो क्या आप सहमत हैं इस बात से? मैं सहमत हूँ इस बात से कि अगर शर्म तो उनको आनी चाहिए कि जो ऐसा कर रहे हैं, मुझे मान, तो शायद अगर पहले कभी नहीं हुआ ऐसा तो शायद आज से ही सही, शायद यहीं से शुरू करें कि हमें उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। जिनके साथ हुआ है उनके साथ हमें हमारा साथ होना चाहिए, ना कि हमें उनको टोंट कसना चाहिए कि हाँ उनके साथ हो गया और दूसरी नज़र से देखें। तो शायद अगर हिम्मत ऐसी, चेंज तो कभी ना कभी तो होता है, तो शायद यही जरिया, यही शायद यहीं से शुरुआत होनी थी। तो मेरे ख्याल से कि कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं है, और ऐसा तो रोज़ डेली होते हैं, और डेली क्यों होते हैं कि हम छुपा के बैठते हैं सारी चीज़ें। वाकई हादसा बुरा था, झकझोरने वाला था, और वो लड़की जिस पर 16 दिसंबर की रात जो कुछ हुआ, ये शायद किसी भी लड़की के साथ हो सकता था, दिल्ली नहीं बल्कि देश में। श्वेता, यहां से मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि 16 दिसंबर से लेकर अब तक पूरे देश में जो आप माहौल देख रही हैं, चूंकि आप भी एक महिला है, इस हादसे के बाद कभी आपको फिर वाकई ज्यादा एहसास हुआ कि हाँ हम कितने असुरक्षित हैं? मतलब इस तरह की चीजें अगर हो सकती हैं तो कभी भी कहीं भी हो सकती। आपकी पूरी जिंदगी जो है उसके बाद उसमें कुछ बदलाव आया? शम्स, डर लगता है, वाकई बहुत डर लगता है, क्योंकि आप ये भी सोचते हैं कि मेरा रखवाला कौन है, क्या वो पुलिस वाले उस वक्त तक आएंगे आपके पास? नहीं। आसपास के लोग आवाज उठाएंगे या नहीं? और आवाज नहीं उठाते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। यही मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर बदलाव की हम बात करते हैं, यही जरूरत है। मैं महिला हूं, रात में देर हमें वापस जाना पड़ता है, लेकिन मुझे नहीं याद आता कि किसी भी वक्त कोई शख्स अगर सड़क पर एक्सीडेंट के बाद या यूं ही पड़ा रहा है तो मैं मदद के लिए रुकी नहीं हूं या पुलिस को मैंने कॉल नहीं किया है। बस एक फोन कॉल की जरूरत होती है। 16 दिसंबर के बाद कुछ बदलाव सड़क पे? जैसे पहले आपको लगता था कि सिक्योरिटी है ये वो, आपने कुछ मुझे कोई बदलाव नजर नहीं आता शम्स। वो सुरक्षा का भाव, वो आत्मविश्वास नहीं आता है अपने अंदर में, और ये मुझे लगता है एक बड़ी त्रासदी है। इसे बदलना। सूरज डूबने के बाद अकेले निकलने या कहीं आने जाने में आपको अब डर ज्यादा लगता है? बहुत ज्यादा डर लगता है। पता नहीं क्या हो जाए, आप सामने वाले को गुस्से में एक थप्पड़ भी रसीद दें, क्या पता वहां से तमंचा निकले। और जो सुरक्षा का ये एहसास अगर एक वादे के तौर पर मैं तलाशती हूं, तो चूंकि आप पुलिस वालों को बहुत अच्छे से जानते हैं, आप अपराधियों की साइकी को अच्छे से जानते हैं, आपको लगता है कि उनकी साइकी में बदलाव हुआ होगा? उन्हें डर लगा होगा, उन्हें खौफ लगा होगा? सड़कों पर लाखों लोग निकले हैं। मुझे लगता है कि खैर अभी ऐसा तो बदलाव नहीं आया, और शायद इतनी जल्दी हम ये उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो पूरा समाज है इसमें सिर्फ बदलने के लिए पुलिस या 2-4 ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बल्कि हम सब का भी बदलना बहुत जरूरी है। हम सबको बदलना होगा, और यही उम्मीद हम कर सकते हैं। फिलहाल हमारी इस पेशकश में इतना ही।